Hello friends, this is our third video of the chapter Accounting and its terminology. In this chapter, we will be having a look over the terminology of accounting. So let's get started. So before heading to the terminologies of the accounting, one should just assume that he or she is running a business. Let's say about a cafeteria. You can assume any business. I'm taking the example of cafes in for this lecture, for this video. This is my cafe store, a small one. In this, I will be selling tea, coffee, and snacks like just only one snacks, which can be a Maggie. So, I will be using this cafe to give the further examples of the terminology which I will be taking into account. Business transaction. Business transaction means exchange of two product or services between two persons or more persons in the form of cash or a coin. That means अगर मेरे कैफ़े में कोई भी जन आ रहा है, supposedly in my cafe there is a person came and he ordered a cup of tea. He gave me the cash in return. It's okay, that was fine. But another person is coming and he is my regular customer. He will be saying that I will pay you after 10 days. Just write it in the accounts and just keep it in your mind. Just record it up, खाते में लिख देना. I'm like okay. So इसको मैंने यहाँ पे कहाँ से दिया, कैश में दिया चाय. यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, क्रेडिट पे दिया, उधार पे दिया. जो भी है मेरा यहाँ पे बिजनेस का ट्रांजैक्शन तो हुआ ना, मैंने उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया ना. सो दिस इज़ नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन. जब आप कोई भी चीज़ को, कोई भी पर्सन को कैश में या काइंड मीन्स वी कैन से एज क्रेडिट में अगर माल देते हो, सो दैट्स योर बिजनेस ट्रांजैक्शन. द सेकेंड वन इज़ इवेंट. इवेंट में क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट. ट्रांजैक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, इवेंट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंसिडेंट. इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन. एक ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या आया, क्या हुआ हमारे साथ लास्ट में, दैट्स एन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में देखें तो अगर मैंने 2500 का पूरा सामान ख़रीदा, उसमें मैंने 500 रुपये अपने लगाए आने लेके आने के, तो मेरे पास 3000 का पड़ा. अब वही 3000 का सामान मैंने 3500 में सेल कर दिया, सारे के सारे खर्चे निकाल के. सो क्या हुआ मेरे पास, ये 500 का प्रॉफिट. सो दिस इज़ द इवेंट. ये पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ और अभी ये क्या होगा, इवेंट. क्यों? क्योंकि ये एंड रिजल्ट है, ये हो गया मेरा एंड रिजल्ट पूरा का पूरा. सो दैट्स प्रॉफिट इज़ एन इवेंट. अगर यहाँ पे ये गुड्स मैंने सेल किए होते 2500 में, सो यहाँ पे हो जाता मेरा लॉस ऑफ 500. क्यों? क्योंकि मुझे सामान तो 3000 में पड़ा ना, बट मैंने 2500 में बेच दिया. सो यहाँ पे हो गया मेरे पास लॉस. सो ये भी क्या हो गया, मेरा एक इवेंट ही हुआ. भले सिचुएशन कोई भी थी, इवेंट तो हुआ ना, रिजल्ट तो आया ना. सो दिस इज़ नोन एज इवेंट, द टर्म इवेंट. द नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल. कैपिटल मीन्स मैं जो भी सामान लेके आ रही हूँ बिजनेस में, उस कैफ़े को स्टार्ट करने के लिए, दैट्स अ कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट कैश, I bought cash of 10 lakhs and assets of 5 lakhs. So टोटल मैं कितना लेके आई, 15 lakhs. भले मैं एसेट्स के हिसाब से लेके आई, कैश के हिसाब से लेके आई, जो भी लाई हो, कैपिटल तो है ना, मैं लाई तो हूँ ना बिजनेस में. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द डेफिनेशन. इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैं कोई भी सामान लेके आई हूँ, चाहे वो कैश में हो या एसेट में हो, उसको मैं कैपिटल ही बोलूँगी. इन्वेस्टमेंट डन इन एनी फॉर्म, कैश और एसेट्स कम इन द हेड ऑफ कैपिटल. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एसेट लाओ तो कैपिटल नहीं माना जाएगा या कैश लाओ तो कैपिटल नहीं माना जाएगा. नो, जो भी लाई हूँ इट्स नोन एज कैपिटल. कैपिटल का उल्टा अभी क्या होता है, ड्राइंग्स. अगर मैं कोई सामान, ये बिजनेस है मेरा, अगर मैं कोई भी सामान लेके आई हूँ उसको मैं बोलूँगी कैपिटल. बट मैं कोई भी सामान लेके जा रही हूँ उसको मैं बोलूँगी ड्राइंग्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सामान लेके यहाँ पे 15 lakhs का, बट 1-2 महीने बाद ऐसा हुआ कि मेरे घर पार्टी हुई एंड आई वॉन्ट 50 पैकेट्स ऑफ मैगी.
अब मैं वो 50 पैकेट्स ऑफ मैगी कहाँ लेके जा रही हूँ? घर पे लेके गई ना, पर्सनल यूज़ के हिसाब से लेके गई ना, बिजनेस के हिसाब से तो नहीं था ना. सो दैट्स द ड्राइंग्स. बिजनेसमैन कभी भी विड्रॉ करता है अपने बिजनेस में से तो उसे हम बोलेंगे ड्राइंग. लेट्स सी द डेफिनेशन. When the owner withdraws assets from the business, means cash or goods or for personal purpose. For personal purpose. This is known as drawings. अगर यही 50 पैकेज मैंने किसी को सैम्पल के हिसाब से दिए होंगे, दैट विल बी नॉट टर्म्ड एज ड्राइंग्स. बट मैं अपने घर की पार्टी के लिए लिखूँगी, सो दैट विल बी टर्मिंग एज. सो नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब होता है अगर बिजनेसमैन को या बिजनेस को किसी को पे करना बाकी हो तो वो बिजनेसमैन की लायबिलिटी हो जाती है. सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक मशीनरी खरीदी जो 4 लाख की है, बस 4 लाख में से 2 लाख तो हमने उसको कैश पे कर दिया, बट रिमेनिंग 2 lakhs वी से दैट वी विल पे यू आफ्टर 2 months. सो ही वॉज लाइक ओके, पे मी आफ्टर 2 months. तो 2 लाख जो हमारी बची वो हमारी हो जाएगी लायबिलिटी. सो दैट्स अवर लायबिलिटी. अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लें, सो मुझे 7 lakhs इन माई बिजनेस फॉर सम इन्वेस्टमेंट पर्पस. अब वो 7 lakhs मैंने कहाँ से लिया? बैंक से. बैंक ने बोला ठीक है, टेक द 7 lakhs मनी बट गिव इट टू मी इन 5 years. 5 years में मुझे उसको 7 लाख रुपीज़ वापस देने. सो व्हाट इज दिस 7 लाख इज माई लायबिलिटी, क्योंकि मेरे पैसे नहीं है, बैंक के पैसे, मुझे इसको वापस 5 years के अंदर वापस रिटर्न करना है. सो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू रिटर्न द मनी इन a period of time. Let's see the definition. Amount payable by the businessman for a credit purchase of goods or assets, or amount payable for borrowed money is known as liability. Now we see the types of liability. There are 2 types of liability which are broadly classified from another two parts. अगर हम लोग देखें बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, बेसिस ऑफ रिलेशनशिप में 2 पार्ट आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेस के अंदर की ही लायबिलिटी, ओनर को ही हमें पे करना होता है. सो दैट्स एन इंटरनल लायबिलिटी. एक्सटर्नल लायबिलिटी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी, जैसे अगर मुझे किसी और को पे करना है, फॉर एग्जांपल फॉर द मशीनरी विच हैव परचेज फॉर 2 लाख और 7 लाख जो बैंक से लिए हैं, दैट्स माई एक्सटर्नल लायबिलिटी. वो मैं अपने आप को नहीं दे रही, वो मुझे किसी और को पे करना है. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखें तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो बैंक की लायबिलिटी है विच वॉज मोर देन अ ईयर, जो मुझे 5 years में पे करने थे 7 लाख रुपीज़ ही वाले. और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो 2 months में मुझे 2 लाख पे करने थे फॉर दैट मशीनरी. सो दैट आर द डिविजन ऑफ द लायबिलिटी. द नेक्स्ट पॉइंट इज एसेट्स. एसेट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर बिजनेस बेचे कभी भी जाके और वो बिज़नेस की हो तो उससे कुछ ना कुछ पैसे आने चाहिए, चाहे वो चीज़ टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक शॉप लेकर रखी है बिज़नेस के नाम पे, मेरी कैफ़े के नाम पे. सो उस शॉप अगर मैं सेल करने जाऊंगी इन द मार्केट, सो आई विल बी गेटिंग 5 लाख रुपीज़, जो मैंने ली थी उस टाइम पे 2 lakhs की. सो दिस शॉप इज़ माई एसेट. द एसेट्स कैन बी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोई भी चीज़ जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू हो उसे हम बोलते हैं एसेट्स. लेट्स सी द डेफिनेशन. एसेट्स मीन्स सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज़ ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस. बिजनेस की होनी ज़रूरी है ये चीज़. इट शुड बी ऑफ द बिजनेस एंड हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू. उसको बेचने पे कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए. Assets are of 3 types broadly classified into current assets, non-current assets and precious assets. Non-current assets are the assets show less than जो more than 1 year की हो. करंट का मतलब अकाउंटेंसी में होता है शॉर्ट टर्म, एकदम क्विकली सेल होने वाली चीज़. सो एसेट्स अगर देखें मोर देन 1 year वाली नॉन करेंट एसेट्स में, जैसे मेरी बिल्डिंग है, ऐसा तो नहीं ना मेरे पास, मेरा तो बिज़नेस किस चीज़ का है, मेरा बिज़नेस है कैफ़े का. सो अगर मैं बिल्डिंग को मैंने एक बिल्डिंग ले ली इन 2005, अगर वो मैं बिल्डिंग को सेल कर रही हूँ इन 2017, सो दैट्स अ नॉन करेंट एसेट. उसको मैं बार तो नहीं करती हूँ ना, एंड इट्स मोर देन 1 year. वो एसेट मेरे पास मोर देन 1 year से थी, सो दैट्स अ नॉन करेंट एसेट.
अगर यही चीज़ करंट एसेट में अगर बोलूँ मैं कि मेरे पास मेरे पास ना बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ था शॉप का ही। सो मैंने बोला कि ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए वो। सो मैंने वो लिया था 2017 जैन में, एंड उसको मैंने सेल कर दिया 2017 के ही मार्च में। आई रियलाइज दैट मुझे नहीं चाहिए वो चीज़। सो वो क्या हो गया, वो नॉन करंट एसेट हो गई, वो 1 ईयर के अंदर अंदर ही मैं सेल कर रही हूँ। सो आई होप यू आर क्लियर विद नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। जो एसेट्स 1 साल के अंदर अंदर सेल हो जाती है उसको मैं सेल कर देती हूँ, दैट्स करंट एसेट। एंड नॉन करंट एसेट्स मतलब उसको मैं सालों साल चलाती हूँ, विच इज़ मोर देन 1 ईयर। मे भी उसको मैं बेचूँ, मे भी उसको मैं नहीं बेचूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए गोल्ड हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ वी कम टू द फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू अगर मैं उसको सेल करने जाऊँ तो होती है ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने खर्चा किया, ठीक है, आज मैंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया जो है 5 लाख। अब वो 5 लाख मेरे सालों साल चलेंगे, ऐसा तो नहीं कि आज खर्चा कर लिया स्विच रहा। अगर हम माने कि वो 5 लाख का खर्चा मुझे 5 साल तक याद रहेगा, 5 साल तक मुझे बेनिफिट देगा, सो दैट्स एन एसेट। ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे 5 लाख जो मैंने खर्चे वो मेरी एसेट हो गए, जो मुझे बार बार हर साल मैं उसको रिटर्न ऑफ करती रहूँगी। जैसे आप लोग देखते हैं थम्स अप की एड या कोका कोला की एड या वट एवर, निरमा जो उसका गाना था, उसने कितने पैसे खर्च किए। थम्स अप की एड में सलमान खान कितने पैसे चार्जेस करता है। सो ऐसा तो नहीं ना कि वो एक ही साल में राइट ऑफ कर लेते पूरा का पूरा खर्चा जो करोड़ में होता है। नहीं, वो उसको सालों साल चलाते हैं। सो दैट्स अ फिक्टिशियस एसेट्स। बट अगर इसको सेल करने जाएंगे so उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इट कैन ऑल्सो बी द डिबेंचर और शेयर को इशू करने का खर्चा, या कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो हम लोग अभी कर रहे हैं जिसका हमें बेनिफिट सालों साल मिलने वाला होता है, उसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका एडवर्टाइजमेंट जैसे मैकडोनल्ड्स का वो जो बाहर जाते वो क्लॉन वो पड़ा होता है आदमी जो बन के मैकडोनल्ड्स का, उससे आपको मैकडी याद आता है। उसको बनाने के लिए जो खर्चा किया उसने, वो एक टाइम का खर्चा था, अब वो कितने टाइम से उसको यूज़ करता जा रहा है। अगर उसको सेल करेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। मगर दैट्स नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। Assets can be also of two types, tangible assets and intangible assets. Tangible assets जैसे आएगा मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स या इक्विपमेंट्स जिसको आप टच कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, दैट्स नोन एज टेंजिबल एसेट्स। जो एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सी एसेट्स विच हैव होल्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नोन एज टेंजिबल एसेट्स। बट जो एसेट्स आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, आपने जैसे देखा कि एडवर्टाइजमेंट का हमें बेनिफिट तो मिल रहा है, बट क्या आप उसको देख सकते हो कि कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है? नहीं, यू कैन टच इट, फील इट। योर गुडविल, बिजनेस की गुडविल या किसी मैनेजर की लॉयल्टी, दैट्स योर एसेट। बट आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते फिजिकली, दैट्स अ नॉन इंटेंजिबल एसेट्स। अनदर एग्जाम्पल्स में भी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, गुडविल, दे ऑल मेंट सेम। बट आप इन सब से बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा होता है, बट ये बिजनेसमैन को नहीं दिखते हैं, ना ही हम लोग उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ना ही इनको बेचने पे हमें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। रियल एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। रियल एसेट्स अगर हम देखें, सो रियल एसेट्स मीन्स द एसेट्स विच हैव अ वैल्यू इन रियलिटी। ओके, ऐसा नहीं, वो वाले एसेट्स जिसकी सच में कोई वैल्यू होती है, रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जिसको अगर आप सेल करने जाओगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ कैश। सो दैट्स नोन एज रियल एसेट्स। रियल एसेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू है, सो मीन्स इट्स लिक्विड इज अ रियल एसेट। लिक्विड एसेट्स मतलब जो क्विकली कन्वर्ट हो जाता है कैश में। अगर आज आपके पास गोल्ड है या स्टॉक है या बिल्स रिसीवेबल है, इन सब को आप क्विकली आप उसी टाइम पे बाहर बेचने जाओगे मार्केट में तो फटाफट मिल जाएगा। सो दैट्स अ लिक्विड एसेट्स। सारे के सारे करंट एसेट्स
जिसको आप फटाफट बेच सकते हो, मगर उसमें स्टॉक नहीं आता है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, लिक्विड एसेट डजेंट इंक्लूड द स्टॉक. क्यों? क्योंकि अगर आपने 10 लाख का स्टॉक भर के रखा हुआ है तो उस स्टॉक को बेचने जाओगे तो उसको टाइम लगता है आपको. मे बी इट टेक्स 5 days, 6 days, अ वीक और अ मंथ ऑल्सो. उसको आपको वेट करना पड़ता है कि प्रॉपरली कोई बायर मिले जिसको चाहिए हो ये सारी चीज़ें. बट जैसे गोल्ड है, मिल जाता है आराम से. कोई भी गोल्ड स्मिथ की शॉप पे जाओ, बिल जैसी वो भले बैंक के पास जाओ, वो डिस्काउंट कर लेते हैं. सो दैट्स अ नोन एज लिक्विड एसेट्स, जिससे आप फटाफट कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हो. आप उसको प्रॉपर कड़क नोट में आप उसको ले सकते हो हाथ में. दैट्स अ लिक्विड एसेट. नाउ व्हाट डू मीन बाय रिसिप्ट्स? रिसिप्ट्स मतलब पैसे आना. बिजनेस में पैसे आना, उसको बोलते हैं हम रिसिप्ट्स. व्हेन मनी इज रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज रिसिप्ट. बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रिसिप्ट्स. ठीक है. अभी रिसिप्ट्स भी दो टाइप की होती है. एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स जैसे मेरा कैफ़े है, सो मुझे कैश मिलता रहता है इन द सेल ऑफ टी, कॉफ़ी, मैगी. दैट्स माई रेवेन्यू रिसिप्ट्स. बार बार मुझे रोज़ आता रहता है. दैट्स रेगुलर. अब आता है कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट्स में जैसे मैंने मशीनरी सेल करी हुई, या बिल्डिंग सेल करी, या शॉप, या मेरी लैंड सेल करी, बिजनेस की है, सो दैट्स अ कैपिटल रिसिप्ट. मैं रोज़ रोज़ थोड़ी ना लैंड को सेल करने जाऊँगा, वो मेरा काम नहीं है. मेरा काम सिर्फ कैफ़े चलाना. सो दैट्स माई रेवेन्यू रिसिप्ट, जो मेरे रोज़ रोज़ आते हैं पैसे. और जो चीज़ें मेरे पास कभी कभी अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन कर देती हूँ उससे आते हैं. सो दैट्स माई कैपिटल रिसिप्ट. पैसे तो आ रहे हैं पर रोज़ नहीं आ रहे, हर बार नहीं आ रहे. सेम एज पेमेंट्स. रेवेन्यू का अपोजिट पेमेंट्स, जहाँ पर पैसे जा रहे हैं. मनी पेड टू द ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज पेमेंट्स. आज अगर मैंने स्टॉक लिया, टी लीव्स या कॉफ़ी बीन्स और मैगी पैकेट, सो दैट्स माई पेमेंट. मुझे रेगुलर पेमेंट करना पड़ रहा है. सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये मुझे रेगुलर पेमेंट करने पड़ रहे हैं. हर मंथ मेरी पेमेंट्स आई जाती है ये, या मंथ के बीच में भी. तो दैट्स माई रेवेन्यू पेमेंट. रेगुलरली मैं पेमेंट कर रही हूँ. बट कैपिटल पेमेंट, मैं मशीनरी तो ना रोज़ रोज़ लेने जाऊँगी कॉफ़ी की, या मैं चेयर्स एंड टेबल्स ना फर्नीचर्स, मैं फर्नीचर्स ना रोज़ रोज़ उससे लेने जाऊँगी. सो दैट्स माई कैपिटल पेमेंट्स. रोज़ रोज़ नहीं हो रहा बट होता है. I hope you are clear with the concept of revenue and payments. So let's do the next topic, which is profit and gain. Profit, or we can call it as gain. In simple terms, अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस कम है इन द अपोजिट ऑफ इनकम्स, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, सो हमें हो जाएगा प्रॉफिट, मुनाफा. और अगर नहीं है तो हमें हो जाएगा लॉस. प्रॉफिट मतलब अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर मैं रेगुलर रिसिप्ट, हमारे पास पैसे आ रहे 5 रिसिप्ट, हम लोग सामने पे कर रहे हैं सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे 4,000, तो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 1,000 का. आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट्स फ्रॉम द रेगुलर रिसिप्ट ऑफ द ईयर, द रिमेनिंग सरप्लस, जो बचा हुआ चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट. ये बच गया ना डिडक्ट करने के बाद, सो दैट्स माई प्रॉफिट. सिंपल. पैसे ज़्यादा आ रहे हैं जाने से, सो दैट्स अ प्रॉफिट. इनकम हो रही है, पैसे आ रहे हैं ज़्यादा, सो प्रॉफिट. अगर एक्सपेंस कम है, सो दैट्स अवर प्रॉफिट. इसका अपोजिट अगर मैं देखूँ, सो व्हाट डू मीन बाय लॉस? अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, लास्ट टाइम हमारा एक्सपेंस कितना हो रहा था 4,000, बट इस बार हमारा एक्सपेंस 5,000 हो गया, और इनकम कितनी हुई, सिर्फ 4,000, तो हमारे क्या हो गया, लॉस हो गया. हमें अपने जेब से निकाल के देने पड़े पैसे. So that's a loss. After deduction of regular incomes from the regular expenses of the year, the difference obtained is loss. कि डिफरेंस क्या हो गया हमारा, लॉस. एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम क्या है, कम है. So that's a loss. परचेज, सारी की सारी चीज़ें हम खरीदते हैं उसको परचेज नहीं बोलेंगे बिजनेस में. जो भी बिजनेस के रिलेटेड परचेज होगी, बिजनेस के रिलेटेड चीज़ें होगी, उसको ही हम परचेज बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर ये पढ़े तो, इफ़ अ क्लॉथ मर्चेंट परचेज अ फर्नीचर फॉर shop is not a purchase, but it will be an asset. But if the purchase of the raw material of goods
of cloth and he or she is printing on it and then it's selling it, and that cloth is known as purchase. अगर मैं टेबल्स परचेज कर रही हूँ, चेयर्स परचेज कर रही हूँ या लैपटॉप परचेज कर रही हूँ फॉर द बिलिंग एंड एवरीथिंग, सो दैट इज़ नॉट माई परचेज. बट उसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगर मैं कॉफ़ी बीन्स परचेज कर रही हूँ, टी लीव्स परचेज कर रही हूँ, मैगी पैकेट्स परचेज कर रही हूँ, दैट्स माई परचेज. क्यों? क्योंकि इसको मैं बना के मैं सेल करूँगी, ये मेरे बिजनेस में काम आएगी. ओके. एनी आइटम विच इज़ परचेज बाय द बिजनेस विच इज़ रिलेटेड टू हिज और हर बिजनेस, मेरे बिजनेस के रिलेटेड है. अगर यही फर्नीचर जो इस एग्जांपल में है, अगर यही फर्नीचर कोई फर्नीचर सेलर ले बेचने और ख़रीदने के लिए रोज़ का, उसका बिजनेस, उसके फर्नीचर की ही शॉप है, दैट विल बी द परचेज फॉर हिम बट नॉट फॉर मी. ओके. सेल्स मतलब अगर मैं कोई भी चीज़ बेच रही हूँ उसको मैं सेल्स नहीं बोलूँगी. फॉर एग्जांपल मैंने वो लैंड सेल करी, वो मैंने शॉप सेल करी, दैट्स नॉट माई सेल. पैसे आए, मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ, बट दैट्स नॉट माई सेल. सेल्स मेरी क्या होगी, मैं जो कोई भी चीज़ मैं बना के बेच रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टी सेल कर रही हूँ या मैं कॉफ़ी सेल कर रही हूँ, दैट्स माई सेल्स. दैट्स माई सेल्स. बाय एनी आइटम विच इज़ सोल्ड बाय द बिजनेस विच इज़ रिलेटेड टू हिज और हर बिजनेस इज नोन एज सेल. मेरा कैफ़े है, so अगर मैं टी एंड कॉफ़ी सेल कर रही हूँ, दैट्स माई सेल. इफ़ अ क्लॉथ मर्चेंट सेल्स अ क्लॉथ इज इट विल बी द सेल फॉर हर. अगर कोई क्लॉथ मर्चेंट सिर्फ क्लॉथ सेल कर रहा है अपने, तो उसके लिए सेल्स है. बट अगर वही क्लॉथ मर्चेंट अगर वो अपने फर्नीचर उठा के सेल कर रहा है, वो सेलिंग नहीं होगा उसके लिए. ठीक है. दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स. सेल्स वही चीज़ होगी जो आप बिज़नेस की चीज़ ही बेच रहे हो, और परचेज वही होगी जो आप बिज़नेस की चीज़ें ही खरीद रहे हो. स्टॉक. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक. स्टॉक मीन्स सरप्लस ऑफ गुड्स फ्रॉम द परचेज. अगर आपके पास कोई भी चीज़, अगर इतने सारे सामान ले लिया, ठीक है, बट मेरे पास इतना ही यूज़ हुआ, मेरे पास इतना सा बच गया, मेरे पास ये रेड कलर वाला सेक्शन जो है वो मेरा बच गया, वो मेरा बिका ही नहीं उस पूरे महीने में, सो दैट्स माई स्टॉक. ये पूरा ब्लैक वाला सेक्शन मेरा बिक गया, दिस ब्लैक सेक्शन इज सोल्ड, बट ये जो रेड वाला सेक्शन है वो मेरा बच गया, सो दैट्स माई स्टॉक. Let's see the definition. Let's see the example. The purchase of goods is 75,000, sales of goods is 70,000, and the closing stock will be 5,000. ये मेरा क्या होगा, स्टॉक जो मेरे पास बच गया परचेज जो मैंने किया था उसमें से. अब यही जो स्टॉक मेरा क्लोजिंग हुआ, अगर मेरा फर्स्ट 31 जुलाई को अगर मेरा स्टॉक है 5,000, सो जब मैं नेक्स्ट डे मेरी शॉप ओपन करूँगी, सो 1 अगस्त को वो हो जाएगा 5,000 का ओपनिंग स्टॉक. ये हो गया क्लोजिंग, ये हो जाएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक. यू गेट दैट. पिछले महीने का क्लोजिंग न्यू मंथ का ओपनिंग हो जाएगा. सिंपल. डेटर्स. डेटर्स मतलब जहाँ से मुझे पैसे लेने हैं, जहाँ से मुझे पैसे लेने बाकी हैं, वो होंगे डेटर्स. सी, when a businessman sells goods on credit to his own customer, those customers are called as debtors. अगर मैंने पैसे दिए ना, मैंने तो सामान दे दिया, ठीक है, उसको सामने वाले को, अब मैं क्या हो गई, डेटर. मुझे पैसे लेने हैं उससे. बट इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर मैंने किसी से पैसे लिए हैं, मुझे उसको देना बाकी. फॉर एग्जांपल दैट बैंक, मैंने बैंक से 7 लाख रुपीज़ लिए थे, अब वो मुझे उसको देने बाकी हैं, सो आई विल बी द क्रेडिटर ऑफ द बैंक. Sorry, I will be the creditor and the bank will be the debtor. As a business, do not purchase all the goods on credit, so the business have to pay some amount of business. Sorry, that's a mistake. यहाँ पे आ जाएगा कैश. यहाँ पे मैं सारे गुड्स कैश पे नहीं लेती हूँ ना, मैं बोलती हूँ ठीक है अगर बिकेगा तो मैं ले लूँगी, नहीं बिकेगा तो मैं बाद में दे दूँगी बिकने के बाद. So that's a creditor. I am the creditor and bank is the debtor. अब हम देखते हैं बिल्स क्या होते हैं. बिल्स का मतलब सिंपल होता है, अगर मैंने किसी से पैसे लिए हैं, ठीक है, मैंने पैसे लिए हैं किसी से,
Let's see with this. आई मिस्टर ए, मैंने किसी से 5,000 रुपीज़ लिए है बी से, ठीक है। बी ने मुझे क्या किया, 5,000 रुपीज़ दे दिया, बट ही डजंट नो मी ना मच कि मतलब हाँ भाई ये तो मुझे दे देगी। नो, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड एट ऑल। सो वो क्या बोलेगा, एक काम करते हैं, बी मुझे बोलेगा मैं एक नोट लिख के दे देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि तू मुझे 1 महीने बाद 5,000 रुपीज़ दे देगी। आई एम लाइक ओके। सो उसने क्या किया, एक बिल एक नोट पे लिख के साइन कर दिया, और मैंने भी क्या किया, यहाँ पे साइन कर दिया कि ठीक है, आई विल पे 5,000 प्लस 10% मीन्स उसके हिसाब से इंटरेस्ट के साथ मैं आपको पे कर दूँगी। सो बी इज़ अ ड्रॉवर ऑफ दिस एंड आई एम द ड्रॉई, आई एम द एक्सेप्टर। अब जब भी मैं पैसे नहीं दूंगी, ये मुझे जाके बोल सकता है, ही विल कंप्लेन टू मी कि देख तूने साइन किया था यहाँ पे, अब तुझे मुझे पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस पेपर जहाँ पर हम दोनों ने साइन करी है, सो दिस इज़ नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दिस इज़ नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दिस बी इज़ अ ड्रॉवर एंड दिस ए जो मैं हूँ, आई एम अ ड्रॉई जिसने मैंने एक्सेप्ट किया है बिल। इफ़ वी सी इन दिस पिक्चर, zoom this picture, सैम इज़ अ ड्रॉवर। उसने लिखा बिल कि उसने गुड सोल्ड किए हैं रीता को। रीता ने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया और उसको दे दिया। ऑन अ मेच्योरिटी मीन्स आफ्टर 1 मंथ उसने उसको वापस पैसे दे दिए, और इसने क्या किया, बिल अपने पास लेके रख दिया। सो दिस इज़ हाउ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्क। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसने निकाला है सैम ने, उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, जिसको पैसे लेने हैं। मेरे रीता के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल, मतलब उसको पैसे देने हैं। बिल्स रिसीवेबल है, इसके लिए हो जाएगी एसेट क्योंकि इसको पैसे मिलने वाले, इसके लिए हो जाएगी लायबिलिटी क्योंकि इसको पैसे देने हैं। मे बी इट विल बी अ करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड करंट और लॉन्ग टर्म एसेट डिपेंड्स अपॉन द tenure of the bills which is drawn. So are we clear with this bills? So let's head to the next point, which is this bills receivable मतलब assets। अगर हम एक साइड से बोले तो डेटर्स जिससे पैसे मुझे लेने हैं, बिल्स रिसीवेबल जो मैंने साइन करके उसे मुझे साइन करके दिया था सामने वाले ने, आउटस्टैंडिंग इनकम जो मुझे पैसे मिलने बाकी हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे कैफ़े में अगर एक स्टाफ काम कर रहा है, उसने मेरे से 10,000 रुपीज़ लिए और मैंने उसको दे दिया सैलरी एडवांस में। सो क्या है वो मेरे लिए एसेट हुआ कि 10,000 रुपीज़ मुझे उसको नेक्स्ट मंथ तो पे करना ही नहीं है। सो दैट्स अ प्रीपेड एक्सपेंस एंड दैट्स माई एसेट। नाउ बिल्स पेएबल्स में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स। अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं, सो आई एम द क्रेडिटर। बिल्स पेएबल मतलब मुझे उसको पैसे देने हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे साइन किया है, मैंने उसे 5,000 रुपये लिए थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट मीन्स मेरा मंथ एंड हो गया है बट फिर भी मुझे पैसे चुकाने बाकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने रेंट 5,000 का रेंट है, मेरी शॉप का रेंट पे है, तो अगर पूरा जुलाई ख़त्म हो गया, मैंने उसको बोला कि मैं जुलाई का रेंट ना मैं आपको सितंबर में दूंगी। सो व्हाट्स दैट, इट्स एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो 5,000 रुपये क्या हो जाएंगे, मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। मुझे देना तो इसी मंथ था, जुलाई के एंड में, मतलब जुलाई का था तो मुझे अगस्त स्टार्टिंग में दे देना था, बट मैंने उसको क्या बोला, मैं सितंबर में अगस्त के साथ दे दूँगी। व्हाट्स दैट्स माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मेरा कोई कस्टमर रोज़ आता है, उसने मुझे क्या बोला कि ठीक है काम कर, 10,000 रुपीज़ यू कीप इट विथ योर सेल्फ, और जितना भी पूरा महीने में मेरा जो भी बिल आता है उसमें एडजस्ट करते रहना। सो व्हाट्स दिस, ये मेरी लायबिलिटी हो गई। अब मुझे उसको 10,000 रुपीज़ का सामान तो देना ही है। सो दैट्स माई
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे जो इनकम होने वाली थी मुझे पहले ही मिल गई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट। कॉस्ट अगर सिंपल चीज़ों में समझे तो जो भी आपको बनाने के, कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको जो भी सारे के सारे खर्चे लगते हैं, दैट्स योर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, चाय का ही एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स कंटिन्यू विद दैट टी ओनली। चाय के लिए हमें लगा चाय की पत्ती, दूध, पानी, सो दैट्स रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 5000 टू मी। लेबर जो कौन बनाएगा 3000 लगे। अदर एक्सपेंसेस रेंट के, इलेक्ट्रिसिटी के, जो भी एक्सपेंसेस उसके लगते हैं, सो वो हो जाएगा 2000 ट्रे के। तो मेरी कॉस्ट क्या होगी उस चाय की 10,000 रुपीज़, वो 50 कप्स चाय की। सो दैट्स माई कॉस्ट ऑफ 50 कप्स चाय। अब मुझे प्रॉफिट अर्न करने के लिए 10,000 से ज़्यादा में ही पैसे, ज़्यादा में ही वो चाय सेल करनी पड़ेगी 50 कप्स। To produce a product or a services, whatever expenses which is incurred is summed up and termed as cost. उसको हम क्या टर्म करेंगे, उसको हम टर्म करेंगे कॉस्ट। वाउचर, वाउचर मीन्स वी कैन टेल इट एज अ बिल, रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे कैफ़े में कोई आया, उसको मैंने दे दिया, ठीक है, दैट्स योर बिल, दिस कप ऑफ चाय, दिस कप ऑफ कॉफ़ी, दिस मच अमाउंट ऑफ मैगी फॉर मैगी। सो ये हो गया एक वाउचर। अगर यही चीज़ अगर मैं किसी से परचेज़ कर रही हूँ सामान कि इतना, सो दिस इज़ योर बिल, मेरा बिल है कि मैंने 50 पैकेट चाय के लिए, 20 किलो कॉफ़ी का लिया, 100 पैकेट्स मैगी के लिए, सो दैट्स अ वाउचर। क्यों, ये मैंने परचेज़ कर लिया ना। वाउचर इज जस्ट अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी चीज़ होगी उसको हम पेपर में लिख के दे देते हैं, दैट्स नोन एज वाउचर। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है अगर हम लोग को अपने परचेज प्राइस से कुछ कम पे करना पड़ रहा है, सो दैट्स अ डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल हम लोग मॉल्स में जाते हैं, सो कोई टी शर्ट 1000 की है, उसमें हमें बोलते हैं 50% ऑफ, so that 50% off full t-shirt हमें पड़ती है 500। so this 50% is the discount given to us by the mall। अभी डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करनी होती, हमें ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कैफ़े है जैसे, सो लेट्स कंटिन्यू दैट एग्जाम्पल ओनली। मेरे कैफ़े में मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं ना उनसे थोड़ी ना चार्ज करूँगी या मैं उनसे कम चार्ज करूँगी, बट अब मैं वो लिख के थोड़ी ना रखूँगी, ठीक है, वो 10 रुपीज़ की चाय के लिए उनको मैंने सिर्फ 7 रुपीज़ चाय किया, 10 रुपीज़ अ कप के मैंने उनको सिर्फ 7 रुपीज़, नो, दैट्स 3 रुपीज़ अ कप, इज इट अ ट्रेड डिस्काउंट? क्यों, दैट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो लिखा जाता है, दैट इज़ टू बी रिकॉर्डेड। कैश डिस्काउंट का मतलब अगर मुझे किसी से 10,000 लेने हैं फॉर आफ्टर 3 मंथ्स, मैंने उसको क्या बोला कि अगर तुम मुझे अभी के अभी एट 1 जुलाई को मैंने उसको बोला 1 जुलाई से लेकर हमारा है ट्रांजैक्शन सितंबर एंड, ओके, सितंबर एंड तक उसने मैंने उसको 10,000 रुपीज़ दिए, बट मैंने मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने उसको 15 जुलाई को कॉल किया और मैंने उसको बोला कि ठीक है, एक काम कर, तो सितंबर में देने वाला है ना, तो मुझे अभी दे दे पैसे, मैं 10,000 की जगह तो मुझे 8,000 दे दे। सो उसको लगा ना कि वाओ, अगर मुझे 2,000 रुपये कम पे करने को मिल रहे हैं, सो ही विल बी पेइंग टू मी। सो वो 2,000 जो मैंने उसके फॉरगिव कर दिए, जो मैंने उसके माफ़ कर दिए, दैट्स इज टर्म टू बी अ कैश डिस्काउंट। जो डिस्काउंट मैंने उससे दिया जस्ट बिकॉज मुझे जल्दी कैश चाहिए था, दैट इज टर्म टू बी एस कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है कहीं से, दैट्स डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आप किसी को दे रहे हो डिस्काउंट, तो होगा वो डिस्काउंट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पे बिजनेसमैन को उसको डिस्काउंट में रखी 1 लाख का रॉ मटेरियल उसको 90,000 में पड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल परचेज, सो दैट्स नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड। एंड डिस्काउंट अलाउड इज अगर उसने बिल में, अगर वो 10,000 के बिल आया, 10,000 के बिल की जगह पे उसने सिर्फ 8,000 और 9,000 चार्ज किए,
सो दैट्स अ डिस्काउंट अलाउड. मैंने डिस्काउंट दिया तो दैट्स डिस्काउंट अलाउड. अगर मुझे डिस्काउंट मिला तो इट्स डिस्काउंट रिसीव. कोई भी टर्म को समझने के लिए खुद के पर्सपेक्टिव से समझने लो तो बहुत ईजी पड़ जाएगा. डिप्रिसिएशन मतलब घसारो. अगर हम गुजराती में बोले कि अगर हम लोग कोई मशीनरी ले रहे हैं सो दैट डजंट मीन कि अगर हम उस मशीनरी को 5 साल बाद अगर हम 3 साल बाद भी बेचने जाएंगे तो हमें सेम वैल्यू ऑफ मशीनरी ही मिलेगी, सेम वैल्यू ही मिलेगा उसको. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. या तो अगर हम लोग 10 लाख की मशीनरी ली है हम लोगों ने 10 ईयर्स बिफोर, 10 लाख की मशीनरी 10 ईयर्स बिफोर ली है, अगर हम उसको 10 ईयर्स के बाद सेल करने चाहेंगे तो हमें हार्डली 1 लाख मिलेगी. और हमें इफ़ उस 1 लाख की मिली हुई 1 लाख मिलेगा इस मशीनरी को सेल करते हुए, मशीनरी ए को. बट अभी मुझे मशीनरी बी तो चाहिए क्योंकि मैंने मशीनरी ए तो सेल कर दी कॉफ़ी बनाने वाली. अब उस मशीनरी बी की वैल्यू है 15 लाख. अब मैं एक साथ तो इतना अमाउंट नहीं निकाल सकती ना 15 लाख अपने बिजनेस में से, ना ही मैं इतना लोन ले सकती हूँ. इसके लिए डेप्रिसिएशन होता है कि इस 10 लाख की मशीनरी पे 10 ईयर्स तक मैं धीरे धीरे उसकी मैं अमाउंट कम करती जाऊँगी, जिस हिसाब से मेरे पास एक रिजर्व भी बच जाएगा और उस मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी. तो मुझे आइडिया आएगा कि ठीक है अब ये मशीनरी इतने में ज़्यादा में नहीं बिकने वाली है और वो रिज़र्व जो मैं निकाल रही हूँ वो मेरा रिज़र्व न्यू मशीनरी लेने में काम आ जाएगा. सो इफ़ वी सी डेप्रिसिएशन इज़ अ expense of a business, in every year the value of asset is reduced by a certain amount. बस एक फिक्स अमाउंट में रिड्यूस करूँ. 10 लाख है तो मैं हर ईयर 1 लाख रिड्यूस करूँगी कंटिन्यूसली. सो दैट अमाउंट इज नोन एज depreciation. There are few types of depreciation also. You will see in the further chapters of accountancy. Value of machinery is 50,000. Depreciation मैंने रखा उसको 500. सो वो मेरी वैल्यू होगी. अब मैं शो करूँगी 45,000 पे उस मशीनरी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से. भले ही वो मशीनरी भले अभी भी वो 50,000 की होगी बट अब मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया तो अब मैं उसको 45,000 पे ही दिखाऊंगी. और नेक्स्ट टर्म इज़ बेड डेट. बेड डेट में ऐसा होता है कि जब अगर मैंने किसी को पैसे दिए या माल बेचा अपना, अगर वो कल को नहीं आया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, सो दैट्स माई बेड डेट. मैंने बहुत सारे ट्राई किया कि उसको कैश डिस्काउंट दे दिया या उसको बोला कि ठीक है तू थोड़ा कम पैसे दे दे या उसको बोला कि ठीक है तू पैसे अभी मत दे थोड़ा टाइम बाद दे, बट स्टिल वो नहीं आया. केस करने के हिसाब से मैंने उसको सब कुछ बोला बट स्टिल उसने पैसे नहीं दिए मुझे. तो अब मेरे लिए क्या हो गया, अब वो मेरा बेड डेट ही होगा. मुझे रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा ना, 3 साल तक तो मैं उसको नहीं घिसा सकती हूँ. सो दैट्स माई बेड डेट. In business, the goods are sold on credit. Many a times it happens that some amount is not received by the owner after lots of efforts. मैंने बहुत efforts किए, मैंने उसको बहुत सारे फ़ोन्स किए, मैंने वसूली करने के लिए लोगों को भेजा, सब कुछ. So that sum of money of the businessman and not going to be received is known as bad debt. For example, if you have seen the फिर हेरा फेरी movie, okay, so उस फिर हेरा फेरी मूवी में वो वसूल करने के लिए जाते रहते हैं ना, वो अलग अलग आदमियों को भेजते हैं ना. सो अगर उसको पैसे मिल गए तो ठीक है, अगर जैसे उनको पैसे नहीं मिले सो व्हाट दैट्स अ बैड डेट. नाउ द टर्म सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट. अगर मेरा कोई कस्टमर है मुझे बोलता है कि मैं हर महीने के एंड में तुझे पे करता जाऊँगा, अगर वो मुझे प्रॉपर्ली हर महीने के एंड में मुझे पे कर रहा है तो दैट आई विल टर्म दैट कस्टमर एज अ सॉल्वेंट वन. बट अगर कोई कस्टमर है वो भी मेरे से क्रेडिट पे ही सामान परचेज कर रहा है, क्रेडिट में मेरे से सर्विसेज और सब कुछ ले रहा है, मेरे चाय एंड ऑल, बट वो मुझे क्या करता है कभी 1 महीने एंड में, कभी 1 महीने के एंड में देता है, कभी 2 महीने के एंड में मुझे देता है, कभी मुझे 3 महीने में देता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है. सो दैट्स विल बी टर्म इट एज इंसॉल्वेंट. वो मुझे रेगुलरली मेरे ऑब्लिगेशंस पे नहीं कर रहा है, हर महीने के एंड में मेरे से हिसाब नहीं करने आ जाता है कि ठीक है भाई ले लो मेरे पैसे. नहीं, मुझे उसको बार बार फ़ोन करना पड़ता है, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, कभी आधे ही मिलते हैं, कभी 25% मिलते हैं. सो दैट्स नोन एज इंसॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें अभी हमारे कंट्री में विजय माल्या इज एन इंसॉल्वेंट वन. उसे डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे नहीं कर सकता हूँ. नीरव मोदी जिसने घोटाला करके भाग गया, अब वो क्या करेंगे, वो तो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे कर नहीं कर सकता है ना. तो दैट्स हाउ द टर्म सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट. अगर कोई पर्सन अपने ऑब्लिगेशंस रेगुलरली पे कर रहा है दैट्स सॉल्वेंट. अगर कोई पर्सन अपने ऑब्लिगेशंस रेगुलरली पे नहीं कर पा रहा है दैट्स इंसॉल्वेंट. ओके, नाउ द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट. हमारे अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स होते हैं.
एक होता है हमारा पुराना मेथड दैट्स देशी नामा, और एक होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। देशी नामा इज़ अ मेथड जो गुजरात में होता है, और उसको बहुत टाइम पहले गाँव में वो सब यूज़ करा जाता था। यू विल लर्न देशी नामा इन द फर्दर चैप्टर्स। डबल एंट्री सिस्टम में 3 टाइप के होता है, मर्केंटाइल, कैश बेस एंड मिक्स्ड। मर्केंटाइल मतलब अगर इस साल का है, ठीक है, 1 जन से लेकर 1 दिसंबर, भले हमने वो खर्चा पे नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हमने 1 दिसंबर का, अगर हमने 1 जन नेक्स्ट ईयर पे किया, बट स्टिल हम लोग लिख लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट हाउ मर्केंटाइल बेसिस वर्क। बट कैश बेसिस वर्क्स लाइक अगर 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक अगर हम बना रहे हैं, सो जो भी खर्चा, भले हमारा पिछले साल का खर्चा हो 2020 का अगर हम बना रहे हैं, अगर ये खर्चा मेरा 2019 का है, मैंने अभी पे किया है, तो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी। 2021 का खर्चा अगर मैं पहले पे कर दूँ तभी मैं रिकॉर्ड करूँ। दैट्स नोन एज कैश बेसिस। मिक्स बेस मतलब दोनों ही रिकॉर्ड करना, मर्केंटाइल भी एंड मिक्स बेस भी। आपको ये सारे कंसेप्ट आप आगे सम्स करेंगे, सो क्लियर होते जाएंगे इफ़ यू विल डू द सम्स। द लास्ट पॉइंट इज स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट। अकाउंट्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहले हम बनाते हैं वाउचर। वाउचर मीन्स द बिल। फिर हम उसको ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करते हैं कि कैश है, क्रेडिट है, प्रीपेड है, व्हाट्सएवर। फिर हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। उस लेजर से हम लोग बनाते हैं ट्रायल स्टेटमेंट्स लाइक P&L एंड ऑल। फिर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। दिस वॉज द स्टेप ऑफ how to prepare the accounts, and with this our chapter number 1 is end over here. This PPT you will get in the description box, the link in the description box, so you can ping me for the presentation. I hope you will like it, and just review for and just send me the reviews. Bye, take care, keep learning.